पेशाब की नाली सिकुड़ जाती है, इसका सिकुड़ना कैसे होता है और इसकी वजूहात क्या हैं? रोड साइड एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी वजह है। पेशाब की नाली है, उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंजरी आती है। पेशाब का रुक रुक के आना, धार का बारीक हो जाना या उसके साथ पस के आना शुरू हो जाना। पेशाब की नाली सिकुड़ जाती है, सर ये इसका सिकुड़ना कैसे होता है और इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, पेशाब की नाली सिकुड़ना ज़्यादातर मेल्स के अंदर होता है। इसे यूथरल स्ट्रिक्चर कहते हैं। ये बाज़ दफ़ा इन्फेक्टिव कॉज होता है। आपको रिकरेंट यूटीआईज़ हुए, एसटीआईज़ हुए और पर यूथरल डिस्चार्ज आता रहा और पेशेंट बॉदर नहीं करता, ट्रीटमेंट लेता, तो मल्टीपल स्ट्रिक्चर बन जाते हैं, मल्टीपल नैरोइंग बन जाती हैं पेशाब की नाली के अंदर। इसके सर सिम्टम्स क्या होती हैं? और सिम्टम्स इसकी यही है कि पेशाब का रुक रुक के आना या उसकी धार का बारीक हो जाना और पेशेंट का ज़ोर लगता है पेशाब करते हुए, या दो धारी पेशाब का आना या उसके साथ पस के आना शुरू हो जाना, या पेशाब की नाली के अंदर सुराख जो स्किन के अंदर फिस्टुले बनना शुरू हो जाते हैं। और ट्रॉमेटिक कॉज भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जो रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, अच्छा। उसके अंदर भी मेल्स की जो पेशाब की नाली है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंजरी आती है, जिसकी वजह से पेशाब की या तो पार्शियल ब्लॉकेज होती है नाली की, या कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लाइंड स्ट्रिक्चर बन जाता है। तो दोनों की जो अलामात हैं वो यही है कि पेशाब का स्लो हो जाना या बिल्कुल रुक जाना। और जब बिल्कुल रुक जाता है तो फिर तो आपको इनडायरेक्ट मसाने से डायरेक्ट बाईपास करके नाली को पेशाब निकालना पड़ता है, ताकि एक पेट के अंदर, मसाने के अंदर फोली लग जाता है, जिससे पेशेंट अपना एक टेम्परेरी तौर पर पेशाब का बाईपास मिल जाता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका जो नाली का स्ट्रक्चर है वो छोटा होता है, लेस दैन 2 सेंटीमीटर, तो कैमरे के साथ, जिसे इंटरनल ऑप्टिकल यूथ्रोटमी कहते हैं, उसके साथ उसको ठीक किया जा सकता है। इसमें लेज़र मोड भी इस्तेमाल हो सकता है या कोल्ड नाइफ भी इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरा जो इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शन जो न्यू रिसेंट एडवांसेस के अंदर आया है वो बलून डायलिटेशन है, जिसके अंदर ड्रग कोटेड बलून से जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिकरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, या बार बार नाली ब्लॉक हो रही है, तो उसके अंदर इसके रिज़ल्ट कंपेरेटिवली कन्वेंशनल मेथड से बेहतर हैं और रिकरेंस रेट आपका कम हो जाता है और बाद में डायलिटेशन आपको कम करनी पड़ती है। और तीसरा, अगर ब्लाइंड स्ट्रक्चर हो जाए तो उसके अंदर हमें यूथ्रोप्लास्टी करनी पड़ती है। यूथ्रोप्लास्टी भी सर स्ट्रक्चर, हमारे आम जो ऑडियंस हैं जो शायद मेडिकल लैंग्वेज को इतना नहीं करती, स्ट्रक्चर के बारे में ज़रा बता देंगे, स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर ये चीज़ है कि आपकी जो पेशाब की नाली है यूथ्रा, उसकी स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस होती है। जैसे कोई भी स्किन पे ज़ख़म हो जाए तो स्कार बनता है आम ज़बान में, वो स्कार अगर पेशाब की नाली में स्कारिंग शुरू हो जाए और वो बढ़ती 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 आपकी जो पेशाब की जो नॉर्मल कैलिबर है, ल्यूमन है, उसको ब्लॉक कर देती है। बाज़ दफ़ा ये स्ट्रक्चर छोटे होते हैं, इनमें लेंथ भी काउंट करती है, इसकी विड्थ भी काउंट करती है, ल्यूमन भी काउंट करता है कि इसका सुराख कितना बचा है। 3 FR है, 4 FR है, 14 FR है। 10 FR से कम हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। FR मीन फ्रेंच एक साइज़ है जो हम कैलिबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 10 FR से कम साइज़ होना शुरू हो जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन सीवियर होना शुरू हो जाती है, पेशेंट के अंदर रिकवर्ड सीवियर हो जाती है। जब तक ये पार्शियल स्ट्रक्चर है और इसकी लेंथ लेस दैन 2 सेंटीमीटर है, तब तक हम इसे कन्वेंशनल मेथड, जैसे मैंने बताया, इंटरनल ऑप्टिकल यूथ्रोटमी या बलून डायलिटेशन से ठीक कर सकते हैं। और 2 बार से, सबसे अहम मैसेज जो मैं देने जा रहा हूँ कि 2 बार से ज़्यादा इंटरनल ऑप्टिकल यूथ्रोटमी नहीं करानी चाहिए और 2 बार से ज़्यादा बलून डायलिटेशन भी नहीं करानी चाहिए। लोग ऐसे भी एज अ यूरोलॉजिस्ट मेरे पास आते हैं जिन्होंने 5-5, 7-7, 10-10 बार कैमरे वाला ऑपरेशन करवाया है, जिसे आम ज़बान में ये कहते हैं, और नाली दोबारा ब्लॉक हो जाती है और पेशेंट नॉन कंप्लाइंट होते हैं, उसके बाद डायलिटेशन नहीं करते और रिकरेंट स्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं। और अगर इस कैमरे के ऑपरेशन 4, 5, 6 बार अगर हो जाते हैं तो इतनी ज़्यादा स्कारिंग हो जाती है, नैरो कैलिबर हो जाता है, तो यूथ्रोप्लास्टी जो हम ग्राफ्ट लेके, या तो BMG बकल मुकुज़ा अंदर से, अंदर वाली साइड जो ओरल कैविटी की है वहाँ से ग्राफ्ट लेते हैं, या हम स्किन का ग्राफ्ट वहाँ पर लगाते हैं। सर कैमरा भी बार बार डालना वो भी तो एक इंजरी है ना? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। कैमरा अगर आपका स्ट्रक्चर हो गया है तो ऑडियंस के लिए बड़ा अहम मैसेज है कि अगर आपका 2 से ज़्यादा बार कैमरे वाला ऑपरेशन हो गया है तो आपके यूथ्रोप्लास्टी के रिज़ल्ट कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। और कैमरे की जो सक्सेस रेट है सर्जरी का वो 35 to 37% है। अच्छा, ठीक है। कैमरे की, मैं दोबारा स्ट्रेस दूंगा कि कैमरे से सर्जरी की जाए, स्ट्रक्चर की
35% to 37 मैक्सिमम 40% सक्सेस रेट है अच्छा विद इन 1 ईयर। और इसके बाद नाली दोबारा ब्लॉक हो सकती है, इसलिए कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है। जो डॉक्टर आपको CIC के नाम से एडवाइस करें, जो नेल्टन के साथ आप इन आउट करते हैं, डायलिटेशन करते हैं यूरेथ्रा की, वो कम से कम 3 से 6 महीने लाजमी करें, ये तो ये अर्ली रिकरेंस हो जाती है। और सेकेंडली अगर 2 बार से ज़्यादा आपने IUU करवा लिया है तो बराए मेहरबानी चौथी बार ऐसे IUU ना करवाएं, कैमरे वाला ऑपरेशन ना करवाएं, क्योंकि आपकी फिर यूथ्रोप्लास्टी के रिजल्ट 90% है। यूथ्रोप्लास्टी के रिजल्ट 99% to 90% तक रिजल्ट होते हैं, जिसके बाद रिकरेंस आपकी अनकॉमन हो जाती है। सर ये कैमरे वाला ऑपरेशन और यूरेथ्रोप्लास्टी, इसमें फ़र्क क्या है? कैमरे वाला ऑपरेशन एक हम सिस्टोस्कोप के साथ यूथ्रोटोम के साथ पहले एग्जामिन करते हैं यूथ्रा का, उसके बाद यूथ्रोटोम डाल के कोल्ड नाइफ के साथ या लेज़र के साथ स्टिचर को ख़त्म कर देते हैं। जो स्कारिंग वाला एरिया है उसको हम डाइसेक्ट कर देते हैं और एक पेशाब की नाली फोलिज 5 से 7 दिन के लिए रख देते हैं। तो सर ये लेज़र से या इससे जो है वो स्किन तो डैमेज नहीं होती, जो इंटरनल ल्यूमन है जो आपका ट्यूब का है पेशाब वाली नाली का, तो उससे वो भी डैमेज होने का चांस नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल। और फिर मैं कहूँगा कि जो अनएक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट भी हैं, इवन दो, वो नॉर्मल पार्ट को भी डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका स्कारिंग एरिया के साथ नॉर्मल एरिया भी डैमेज होगा या उसको भी ओपन करेंगे, मार्किंग सही नहीं की तो वो आपका स्कार बढ़ जाएगा। और अगर आप 2 से ज़्यादा बार ये कैमरे वाला ऑपरेशन करवाएंगे तो स्कार और बढ़ जाएगा। तो इसलिए 2 बार अगर आपको स्ट्रक्चर हो गया है तो अपनी सेहत पे, अपने पेशाब की नाली पे रहम करें। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसकी जो यूथ्रोप्लास्टी सर्जन कर रहे हैं उनके पास जाएं, या मेरा एड्रेस आ रहा होगा, मेरे पास आएँ तो यूथ्रोप्लास्टी का आपको बकर ग्लाफ लग जाएगा, जिसके साथ ये है कि आपका सिस्टम दोबारा से 90% सक्सेस रेट है। सर आपने कैमरे वाला तो बता दिया कि वो मार करके लेज़र के ज़रिए उसको जला देते हैं या उसको वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, उसमें चांस होता है कि शायद आपकी जो नॉर्मल ल्यूमन है वो भी डैमेज हो। यूरेथ्रोप्लास्टी का, चूँकि प्लास्टी का हमारे यहाँ आम लोगों को तो नहीं पता कि क्या होती है, तो इसको भी ज़रा डिटेल में बताइए। इसके अंदर करते ये हैं कि इसके अंदर 2 तरह की यूरेथ्रोप्लास्टियाँ हैं, एक है एंड-टू-एंड एनास्मोसिस, एक है सब्स्टिट्यूशनल। इसमें होता है कि ट्रॉमेटिक जो पेशेंट है उनका लोएस्ट लेवल पे डैमेज होता है, आम ज़बान में कहें तो हम वहाँ से जो स्कार्ड पार्ट है उसको काट देते हैं, यानी कि जो ज़ख्मी हिस्सा है, जो ज़ख्मी हिस्सा है, और जो ज़ख्म बन गया है या उसको हम वो आम ज़बान में क्रीन बन गया है, ब्लॉक हो गया एरिया, उसको निकाल देते हैं। अब नॉर्मल एरिया को काट दिया जाता है, एक्सरसाइज कर दिया जाता है, उसके साथ आपके 5 mm तकरीबन हम नॉर्मल कैलिबर भी निकाल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो था वो भी निकाल दें ताकि दोबारा रीस्कारिंग ना हो। ठीक है, तो इसके साथ जब आपके ट्यूब जुड़ जाती है तो आप बिल्कुल नॉर्मल वाइड करते हैं और आपको बाद के अंदर स्ट्रक्चर बनने के चांसेस 10% रह जाते हैं। क्योंकि जो ग्राफ्ट आप लगाते हैं वहाँ पे वो कहाँ से लिया जाता है सर? ग्राफ्ट उनको लगाया जाता है जिनमें इन्फेक्टिव प्रोसीजर हो, जिनके अंदर पूरी आपकी जो पेशाब की नाली है, इंटीरियर यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा के भी पार्ट्स हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर यूरेथ्रा। जो इंटीरियर यूरेथ्रा की सर्जरीज हैं उनके अंदर हम मोस्टली ग्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेशाब का जो आपका जो स्किन वाला पार्ट है, पेनाइल वाला पार्ट है, उसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर बन जाए, मल्टीपल नैरोइंग हो जाए, जैसे कि स्ट्रक्चर कहते हैं, या एक लंबा कैलिबर का फुल स्ट्रक्चर लेंथ बन जाए। और उसके अंदर फिर ये कहते हैं या तो हम स्किन का फ्लैप ही लगा देते हैं, पेनाइल स्किन का फ्लैप वहाँ पे लगा सकते हैं, जिसे ओरेंडी फ्लैप भी कहते हैं। और दूसरा हम ये है कि ओरल कैविटी से बाद दफ़ा हमें कोई स्किन नहीं मिलती, ओरल कैविटी से हम बकल मकुजा, जिसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, जो इनर मुंह के अंदर से जो इनर पार्ट ऑफ आपका कैविटी का है, जो एपिथेलियम वाला पार्ट है, वो लेके हम उसका ग्राफ्ट बना के ऊपर लगा देते हैं। तो सर उससे मुंह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो जहाँ से हमने ग्राफ्ट लिया है? नहीं, वो नॉर्मली खुद ही हील हो जाता है। और हाँ, जैसे मैंने बताया कि आपका स्किन का फ्लैप लगा सकते हैं या मुंह से हम उसको ग्राफ्ट बना सकते हैं, जो ओरल कैविटी से लेके। और तीसरा को बच्चों के अंदर जो हाइपोस्पिरिस है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा, कि हाइपोस्पिरिस के अंदर मल्टीपल जो आपकी जो हमारी आम ऑडियंस को हाइपोस्पिरिस का नहीं पता। हाँ हाइपोस्पिरिस ये होता है कि अब जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसे बच्चों के खतने हुए होते हैं, ऊपर की स्किन होती है, नीचे की स्किन नहीं होती, तो आम ज़बान में लोग कहते हैं वली पैदा हो गया, इसका पैदाइशी खतना हुआ पड़ा। अच्छा। तो ऐसे बच्चों को हाइपोस्पिरिस कहते हैं। उनके साथ कॉर्डी भी हो सकती है, टेढ़ापन भी हो सकता है पेनाइल टिश्यू का, जो पीनस का, या फिर उसमें सिर्फ आपकी एक जो पेशाब का सुराख है, जो मेटस जो नैरिंग टॉप पे होनी चाहिए, वो किसी भी लेवल पे नीचे चली जाती है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तो पेशाब का सुराख नीचे ले जाता है। तो ऐसे मैं तो अभी तक इस शौक से नहीं निकला कि जो आपने बताया कि वो बच्चे वली पैदा होते हैं।
हाँ। तो ये आम ऑडियंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है बताना कि भाई जिनके जो बच्चे ख़तनों के साथ पैदा हो रहे हैं, कि जिनके नेचुरली ख़तने हुए हुए हैं, वो वली नहीं है, वो उनको प्रॉब्लम है। हाँ। वो मेडिकल प्रॉब्लम है, आप उसको दिखाना चाहिए शुरू में। बिल्कुल। और ऐसे बच्चों की ट्रीटमेंट शुरू में इसलिए ज़रूरी है 1.5 से 2 साल की उम्र में, प्री स्कूल उम्र में, क्योंकि इससे साथ ना सिर्फ बच्चे की एक तो अज़वाई ज़िंदगी मुतासर होगी और यूरिनेशन मुतासर होगी, और तीसरा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास जो बच्चे शुरू में करवा जाते हैं वो तो ठीक रहते हैं, जो अडल्टहुड में 9-10 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में थोड़े बड़े होके आते हैं, तो वो उनके पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि साइकोलॉजिकली बड़े डिप्रेस है। तो इनको भी, मैं इसी ग्राफ्ट की बात चली, तो ऐसे पेशेंट को सभी ग्राफ्ट लग के या स्किन के साथ ही फ्लैप बना के ऐसे बच्चों को भी ठीक किया जा सकता है। और ऐसे बच्चों का सबसे अहम मैसेज, खतना नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसे बच्चे जिनकी सिर्फ ऊपर वाली हुडेड स्किन हो, नीचे से वो सर्कमसाइज हो, तो ऐसे बच्चे अगर अच्छे सेंटर पे जाते हैं तो मैंने देखा कि ख़तना नहीं करते। और ऐसे बच्चों का ख़तना ना हो तो वो जो स्किन, हुडेड स्किन होती है जो पार्शल बच जाती है, उसको हम ग्राफ्ट के अंदर, फ्लैप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सर हमारी कम्युनिटीज़ हो फिर उस ऐसे बच्चों को तो वो फिर स्पेशल प्रोटोकॉल मिल जाता है। और वो दूसरी तरफ जो है ना, वो हम मज़हब के ऊपर चूँकि बात नहीं कर सकते, लेकिन उनको आप एक दफ़ा मेडिकल असिस्टेंस लें और वो देखें कि ये क्यों हुआ है। जो भी चीज़ नेचर से हट के है उसको देखना चाहिए कि ये क्यों है, इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है।